अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने बहुत सारे हकायक मुस्तफ़ा, अरमगान, शिराज, साहिर हसन और दीगर से मुतालिक आपके सामने रखने हैं, ताकि वो चीज़ें जो कि पुलिस तहकीकात में आ रही हैं, वो चीज़ें जो कि अदालत में सामने पेश की जा रही हैं, वो चीज़ें जो बराह रास्त इनकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, एक मामूली मंशियात फरोश अरबपति कैसे बना और एक बेहतरीन पाकिस्तान के नामवर अदाकार का बेटा मंशियात की फरोख्त करना या मंशियात फरोश करने वाला क्यों बना, और उसके बाद इन तमाम लोगों की जो जिंदगी पर कैसे 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 गहरे असर मरतब हुए, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ कुछ हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ मुस्तफ़ा के खानदान से लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, बल्कि कई लोगों की हमदर्दियां अरमगान और उसके खानदान से भी जुड़ी हैं। और कई लोग तो बाकायदा तौर पर अब तो ये भी बात कर रहे हैं कि कराची में अगर किसी के मंशियात फरोख्त करने का किसी के ऊपर इल्जाम है तो वो अपनी जगह पर, बल्कि जो दीगर सूबों से आके कराची में मंशियात स्मगल करते हैं, फरोशी करते हैं, फरोख्त करते हैं, लोगों की जिंदगियां तबाह करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लोग अब इस किस्म के भी सवाल उठा रहे हैं। तो हमें बहुत सारे मामला को जिम्मेदारी से जो है आपके सामने रखना होगा, और वो तमाम लोग जो कि बेतहाशा तरीके से अपने अपने अंदाज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको भी एक जिम्मेदाराना तरीके से रिपोर्टिंग करनी होगी, ताकि वो हकायक, वो फैक्ट जो कि लोगों की जिंदगियां खराब भी कर सकते हैं, जिंदगियां सवार भी सकते हैं, किसी को इंसाफ भी मिल सकता है, किसी की जिंदगी, पूरी जिंदगी हमेशा के लिए पूरा खानदान भी मुतासर हो सकता है, जिंदगी तबाह भी हो सकती है। लिहाजा केस जिस नौयत का है उसी हिसाब से हमें जिम्मेदारी से गुजारा करना होगा। और हम कोशिश करते रहेंगे कि जो हकायक पर मबनी चीज हैं, जो पुलिस और कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से अदालत में आ रही हैं, वो आपके सामने रखते रहें, ताकि आपको इस मामले के की बारीकी से और इसकी अहमियत का अंदाजा हो सके। हकायक चूंकि तहकीकात पर मबनी होने चाहिए, तो हम कोशिश करते रहेंगे जो हकायक और तहकीकात मतलब इस केस से जुड़ी हुई हैं वो आपके सामने रखें, ताकि वो चीजें जो कि सुनी सुनाई बातों पर मबनी हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने उसको कोट कर दिया, उसने उसको कोट कर दिया, तो उन सारी चीजों से हमें खुद बचना होगा और ये एक आसान तरीका भी ढूंढना होगा। कहानी जिस तरह आगे बढ़ रही है, इस केस में तहकीकात में पेशरफ्त हो रही है, तो नई चीजें और रोजाना नई चीजें आ रही हैं, बल्कि हर बुलेटिन में हर एक घंटे के बाद इस केस में पेशरफ्त हो रही है। न सिर्फ मंशियात फरोशी में तहकीकात से मुतल्लिक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सामने आ रही हैं, बल्कि इस कत्ल से जुड़ी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पहले मंजरेआम पर नहीं आई थी, लेकिन अब जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही है बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जी मुल्जिम अरबपति कैसे बना, उस पर जाने से पहले कि एक कहानी ये सामने आई कि जी शेरों को जो ये मुस्तफा के जो कुछ सर और जिस्म के कुछ पार्ट्स काट कर खिला दिए थे, वो फिल वक्त कहानी सामने आ रही है। हकायक जो है इस पर मबनी नहीं है। दूसरी बात कि डार्क वेब से इनका ताल्लुक था, और ये सिर्फ अब तक जो पुलिस रहस्यमय तहकीकात से चीजें पता चली हैं कि डार्क वेब की बातें सिर्फ कहानी है, हकायक अब तक जो है किसी इदारे के सामने नहीं है। हाँ, एक मुल्जिम का कॉल सेंटर जरूर था जो कि 2018 में या उससे कुछ अर्सा पहले शुरू किया था। इससे पहले वो मंशियात फरोशी का काम जरूर करता था, लेकिन कॉल सेंटर उसने घर में खोला, और इसके अलावा 2 कॉल सेंटर इसके और थे जो कि कुछ अर्सा पहले बंद हो गए थे। और इसके जो करीबी दोस्त हैं वो बताते हैं कि ये मुल्जिम हुंजा जो है बार बार जाया करता था, यहाँ से अपना कारोबार और बहुत सारी चीजें मुंतकिल करना चाहता था, क्योंकि जिस तरह की मंशियात इस्तेमाल करता है, इस तरह कई और लोग, बल्कि तहकीकाती इदारे भी बाद दफा चकमा खा जाते हैं, बल्कि कई दफा ऐसे कि वो भी घूम जाते हैं कि मुल्जिम इतना शातिर कैसे है, इस तरह कैसे दिमाग चलाता है। तो बहुत सारे लोग जो हमेशा ड्रग से मुतालिक तहकीकात करते हैं, या वो लोग जो ड्रग के मामला को बारीकी से जानते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेटिव जो है वो इदारे भी शामिल हैं, उसमें उनका ये मानना है कि जो इस किस्म की ड्रग लेता है वो हमेशा शातिर और उसका दिमाग बहुत चलता है। यानी कि हमने कल परसों अपने दोस्त ताऊ बैदी साहब से बात की थी, तो वो चूंकि मिल के आए बराह रास्त, और हमने भी सवालात किए थे। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले जो मुल्जिम से आमना सामना होने के बाद कत्ल की वजूहात और उसके बाद फिर पुलिस पर फायरिंग क्यों की, वो सबसे पहले हमने सवालात किए थे जो कि आपके सामने रखे। तो बहरहाल उसके जो दिमाग है वो ज्यादा मंशियात के इस्तेमाल की वजह से चलता है। तो इस तरह बताया जाता है कि मुल्जिम ने कॉल सेंटर घर में खोल रखा था। हफ्ते के तकरीबन 4-5 दिन वो कॉल सेंटर खुलता था, और उसके बाद फिर उसके दोस्त जैसे सैटरडे संडे आते थे। इसके अलावा कॉल सेंटर वाले एरिया में या जहां उसका काम होता था वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। और चूंकि मुस्तफा 6 जनवरी को, इससे पहले जो हम वीडियो में तफसीलात आपके सामने रख चुके हैं कि उनसे इनकी लड़ाई कैसे हुई और उसके बाद फिर कत्ल तक बात कैसे पहुंची, 6 जनवरी से पहले की जो बातें हैं वो खुल के सामने आई। तो उसके बाद फिर चूंकि सबसे पहले इस सारे सीन में मुस्तफा आमिर कत्ल केस हो, मंशियात का स्मगलिंग हो, मंशियात की
फरोशी हो या इस्तेमाल हो, इस हवाले से अगर सबसे पहले कोई पकड़ा गया पुलिस के हाथों तो वो है मुल्जिम शिराज ने ही सबसे पहले वो राज खोला जिसमें बलूचिस्तान के इलाके धोराजी में गाड़ी समेत जो बॉडी जला दी गई थी और गाड़ी भी वहां से बरामद की गई। पुलिस हुकाम की जानब से शिराज ही उस लोकेशन पर ले गया था। और ये चूंकि जिस तरह की हफ्तावार या जिस तरह इनकी पार्टियां होती थी, इनकी शिराज के मुस्तफा आमिर और इसके अलावा जो अरमगान के घर पे ये तमाम लोग वहाँ करीबी दोस्त भी थे, साथ होते थे, तो ये वीड की जो पार्टी होती थी ये हफ्ते की रात और इस तरह संडे की रात होती थी, इसके अलावा कोई और जो दिन नहीं होता था। यहाँ पर ना सिर्फ शराब बल्कि इसी तरह की जो हैवी डोज नशे की वो जो है बताया जाता है कि इस्तेमाल करते हैं। और इस इलाके में चूंकि इसके लड़ाई झगड़े आम हो गए थे तो इसलिए अरमगान जो है इलाका छोड़कर जाना चाहता था। और उसके बाद फिर 2018 से डिजिटल करेंसी में शामिल हुआ और उसके बाद फिर बताया जाता है कि ये ना सिर्फ लोगों के क्रेडिट कार्ड और मुख्तलिफ चीजें जिस तरह कॉल सेंटर में आजकल कारोबार चल रहा है वो लेकर जो है वो इस्तेमाल करता था, बल्कि इस किस्म की जो उनको पैसे से महरूम करता था और बहुत सारे लोगों से बहुत सारे तरीकों से इसने पैसे बटोरे। और ऐसा लगता है कि उसकी जो लाइफस्टाइल है, तहकीकाती इदारे बताते हैं कि जैसे रातों रात वो अमीर हो गया और रातों रात ही उसने इतनी तरक्की कर ली हो कि उसके जो करीबी दोस्त है वो भी उसके कामों से मुतासिर होने लगे। अच्छा, चूंकि ये डिजिटल करेंसी से वाबस्ता हो गया था और फिर मंशियात फरोशी जो कि 2018 से पहले करता था, मुख्तलिफ लोगों से मामूली लेवल पर मंशियात फरोख्त करता था जो इसके ऊपर इल्जाम है, तो 2018 के बाद से वो छोड़ दिया था उसने। और लेकिन मंशियात पार्टियों में और जिस तरह दोस्तों के साथ मिलकर इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता था। चूंकि मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद भी है और 2024 के बाद से कुछ केसेस में वो पेश भी नहीं हुआ, तो इसका जो असल शनाख्ती कार्ड था, यानी कि अरमगान का जो अपना असल शनाख्ती कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड था, वो अदालत की जानब से ब्लॉक किया गया था। और आज भी एक केस में उसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं जो कि इसके खिलाफ पहले से ये मुकदमा दर्ज है और उसने एक दूसरा शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था जिसका जो नाम था उसमें साकिब और उसके दीगर जो कवायद थे वो असल उसके दर्ज थे, यानी कि वल्दियत और घर का एड्रेस और दीगर जो कवायद थे वो उसके असल जो है वो दर्ज किए गए थे। इसके अलावा चूंकि मुकदमात में नामजद था तो इसका अपना शनाख्ती कार्ड ब्लॉक था और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने की वजह से फिर ये साकिब नामी नाम से इसने अलग से एक जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था जिसमें जो ट्रैवलिंग थी या मुख्तलिफ मकामात पर अगर कोई शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करना होता था तो वो साकिब नामी जो उसने शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था अपने एक दूसरे नाम से वो इस्तेमाल करता था। अब चूंकि पुलिस हुकाम खासतौर पर इस मामले में तहकीकात करेंगे तो उसके बाद फिर जिस तरह एक कड़ी से कड़ी मिली, चाहे वो शिराज से इन्वेस्टिगेशन हो, अरमगान से हो या फिर उसके बाद फिर दीगर लोगों से, तो उसमें फिर मामला पहुंचा है साहिर हसन से, यानी कि जो साजिद हैं अदाकार साजिद हसन, उनके साहबजादे से। अब चूंकि 2018 और साजिद जो बताते हैं, साहिर हसन जो बताते हैं 2018 से 2017 और 16 के दरमियान इनकी आपस में दोस्ती होती थी। अरमगान जो है उस दौरान मंशियात बेचता था, फिर इनकी दोस्ती जो है वो 2022 में मुस्तफा आमिर और इसके अलावा शहर जो आपस में गहरे दोस्त बने। और उसके बाद फिर चूंकि इसने तहकीकात में मुख्तलिफ लोगों को बताया कि देखें वो जो है वो मुख्तलिफ लोग जो पेंशन, मुख्तलिफ लोग जो इन्वेस्टमेंट या दीगर मामलात में जो पैसे लगाना चाहते थे वो पैसे जो है उनको इन्वेस्टमेंट के नाम पर अरमगान उनको महरूम करता, उनके क्रेडिट कार्ड से, उनके बैंक अकाउंट से या उनके मुख्तलिफ तरीकों से वो वसूल करता। उसके बाद फिर जो है वो ये खुद तो मालदार बनता गया जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां इसकी जिंदगी में आती गई और लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो इससे सारे महरूम हुए। बहरहाल अगर जो आज की खासतौर पर जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उसमें बताया गया है कि जो अहम किरदार है मंशियात फरोशी में वो है साहिर हसन साहब, जो कि अदाकार साहिर हसन के साहबजादे हैं। और उन्होंने न सिर्फ मुख्तलिफ सियासतदानों बल्कि बिजनेसमैनों और मुख्तलिफ लोगों के नाम भी बताए हैं। और उन्होंने बताया कि जो मंशियात की जो ऑनलाइन रकम थी, यानी कि जो ऑनलाइन ये मंशियात की फरोशी करते थे और उसके बाद इसकी रकम जो है ऑनलाइन उनके वालिद साहब के मैनेजर के अकाउंट में आती थी। और उसने कहा कि जी मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का रखी है और इतनी बड़ी आला क्वालिफिकेशन हासिल की हो और फिर मंशियात का कारोबार करते हो तो ये भी एक हैरत वाली बात है। वो कहते हैं जी 5 साल पहले ये मॉडलिंग करता था, 2013 से विड वो इस्तेमाल कर रहा है, 2 साल से वो विड फरोख्त कर रहा है। और रिपोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है या इंटरोगेशन रिपोर्ट है उसमें उसने कहा कि मंशियात का मुकम्मल बिजनेस जो है स्नैपचैट के जरिए करता था और 2 महीने उसकी पहले शादी हुई थी, बाजल और यहिया से मंशियात लेकर फरोख्त करता हूँ। साहिर बताते हैं जी पाकिस्तान की 2 बड़ी जो कोरियर कंपनियां हैं उनके जरिए करोड़ों रुपए की मंशियात जो है वो मंगवाई जाती थी। और उसका ये भी कहना है कि
हफ्ता वार 4 से 5 लाख रुपए रकम अदा करता था और महीने में 2 मरतबा 1 किलो से ज्यादा वीड जो है मंगवाता था। 1 ग्राम वीड 10,000 रुपए में फरोख्त करता था और डिजिटल स्केल जो है उस पर वीड का जो वजन होता है। और उसके बाद फिर मुलजिम साहिर हसन से 12 से ज्यादा क्लाइंट्स और दीगर जो है वो नाम भी पुलिस को उन्होंने बताया। अच्छा, अब चूंकि असले की अगर बात करें तो असले से मुतालिक भी कुछ इंकशाफात आए हैं सामने, जिसमें मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम जो रमगान है उनके घर से मिलने वाली एक जो राइफल थी वो इसराइली साख्ता निकली, यानी कि मेड इन इसराइल निकली। और उसके बाद फिर रहमान के घर से जो ABCC है उसने छापा मारा था 10 फरवरी को, और छापे के दौरान सोफे के नीचे से 3 हथियार मिले थे। तफ्तीशी टीम को मिलने वाला हथियार उजी इसराइली मेड है और मिलने वाले हथियारों को FSL के लिए भेजा गया है। करोड़ों रुपए की मालियत के हथियार के ताहाल कोई लाइसेंस जो है वो पेश नहीं किए जा सके। और तफ्तीशी टीम के मुताबिक जो है केस पर मजीद जो है काम जारी है, तहकीकात जो है वो जारी है, और जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही है तो बहुत सारी चीजों के पर्दे फाश भी हो रहे हैं। अच्छा, कुछ मामले में चूंकि मुस्तफा आमिर के अहले खाना के साथ बहुत सारे लोगों के जज्बात वाबस्ता हैं, क्योंकि उनके ऊपर मुकदमा भी है और जिस तरह बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया है तो सिविल सोसाइटी भी उनके साथ जुड़ी हुई है। 3 तलवार के ऊपर आज जो है मुस्तफा आमिर के कत्ल केस के सिलसिले में समाजी तंजीम ने एहतजाज किया और हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए थे और मुजाहिरीन मुलजिम रमगान को फांसी देने का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाज में मकतूल जो मुस्तफा आमिर हैं उनके लिए शम्में जो है वो रोशन की गई हैं। एहतजाज में मकतूल मुस्तफा आमिर की वालदा भी मौजूद थी और मुस्तफा का कत्ल साजिश के तहत किया गया है, उनकी वालदा का कहना है। और कहा कि अरमगान नशे की हालत में बलूचिस्तान बगैर मैप कैसे पहुंच गया, तमाम सबूतों के बावजूद केस का फैसला इल्तवा का शिकार है। मेरे बेटे का कत्ल है और बेदर्दी से कत्ल किया गया है, अरमान के लिए फांसी की सजा भी काफी नहीं है, उनकी वालदा का ये कहना है। अच्छा, अरमगान का चूंकि 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर है, 27 फरवरी को जो है मुलजिम को फिर ATC में पेश किया जाएगा और इस मामले में जो भी तहकीकात होगी वो भी आपके सामने रखेंगे और पेशरफ्त रिपोर्ट इंशाल्लाह कोशिश जैसे पहले भी की आपके सामने फैक्ट्स के सामने साथ आपके सामने रखें। और साथ ही साथ साहिर हसन जो कि अदाकार साजिद हसन के साहबजादे हैं वो पेश होंगे जुडिशियल कम्प्लेक्स जेल में। तो आज भी हमने आपके सामने तफसीलात रखी, इससे पहले संडे भी वो पेश हुए थे और आज यानी कि कल मंगल के रोज भी फिर पेशी होगी उनकी। जो भी डिटेल्स होंगी आपके सामने जरूर रखते रहेंगे, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि केस चूंकि इस नौयत का है, इस तरह अहमियत इख्तियार कर चुका है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और खासतौर पर वो चीजें जो कि पुलिस, प्रोसिक्यूशन और अदालत में हो रही हैं हम वो सामने रखें, ना कि सुनी सुनाई बातों पर जो है वो पब्लिक करते जाए। इससे न सिर्फ घर उजड़ सकते हैं बल्कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां भी खराब हो सकती हैं। हम कोशिश करते रहेंगे फैक्ट्स आपके सामने रखते रहें जो कि ऑन रिकॉर्ड होंगे। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।